सबसे पहले प्रस्तुत है रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों का पाठ। नमस्कार, आज हम सब आपके समक्ष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित विनय पत्रिका पुस्तक के अंतर्गत पद संख्या 102 सुनाने जा रहे हैं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तन बिनाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु भले। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु भले। तातिस हो विपत्ति अति दारुण, तातिस हो विपत्ति अति दारुण। जन्मत जोनि अनेक, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कृपा डोरि बरसी पद अंकुश, परम प्रेम मृत्यु चारो। हे विधि वेगी हरहु मेरो दुख, हे विधि वेगी हरहु मेरो दुख। कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। है स्तुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। है स्तुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास एहि जीव मोह रजू, तुलसीदास एहि जीव मोह रजू। जेहि बांध्यो सोई छोड़े, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह। आगे बढ़ते हैं अब मैं बुला रही हूँ शिक्षक आयुषी को, जो
आपके सामने हिंदी पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यह सम्मान, स्वाभिमान और गर्व की पहचान है। पूरे देशवासियों को एक सूत्र में बांधकर रखने वाली भाषा हिंदी अनेकता में एकता का प्रतीक है। जहाँ हमारे देश में इतनी विभिन्नता है, वहाँ हिंदी एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र और प्रांत के लोगों के बीच संवाद के माध्यम का, जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान अधिक से अधिक लोगों के साथ कर सकते हैं तथा आपस में जुड़ सकते हैं। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है। संविधान ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया तथा इसे जनवरी केंद्र सरकार भी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में हिंदी भाषा को जोर दे रही है और हमें भी इसे जोर देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। हिंदी की लिपि देवनागरी विश्व की सबसे ज्यादा पुरानी लिपि है। अतः हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए जब हिंदी भाषा विश्व भाषा के रूप में जानी पहचानी जाएगी। आज हिंदी भाषा विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी आन बान और शान है। यह एक भाषा ही नहीं, अपितु हम भारतीयों की पहचान है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब मैं कहानी सुनाओ प्रतियोगिता को आरंभ करते हुए सबसे पहले प्रतिभागी को बुलाती हूँ। कक्षा 6वीं से के आदित्य कुमार। मेरा नाम आदित्य कुमार, कक्षा 6 से। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगा जिसका नाम है संघर्ष। एक बार की बात है, आदित्य नाम का लड़का था। वह काफी जिद्दी था। उसके पिताजी शहर के बाहर अपना गुजारा करते थे और उसकी माँ उसी के साथ रहती थी। एक दिन आदित्य अपने विद्यालय से आकर काफी जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? आदित्य ने जवाब दिया, माँ आज मैंने क्रिकेट खेल में भाग लिया है और मेरे सर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ। उसकी माँ खुश हुई और उन्होंने ये बात उसके पिताजी को बताई। 2 दिन बाद आदित्य विद्यालय से आया और अपनी माँ को खुशी से बताया, माँ आज मेरे सर ने मुझसे कहा कि मैं तमिलनाडु खेलने जा सकता हूँ क्रिकेट खेलने। उसकी माँ ने उसे पूछा, बेटा क्या तुम निजी 15 की बात कर रहे हो? निजी 15 एक प्रतियोगिता का नाम है जिसमें 15 साल या 15 साल के नीचे के बच्चों को क्रिकेट में चुना जाता है। आदित्य ने जवाब दिया, हाँ माँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी माँ काफ़ी खुश हुई और उन्होंने कहा, बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, तू पक्का हमारा नाम रोशन करेगा। उसके बाद वह तैयारी में जुट गया। हर दिन वह मैदान जाता, पसीना बहाता और मेहनत ऐसी कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी देखकर उसे हैरान हो गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद वह तमिलनाडु के लिए रवाना हो गया। वहाँ कुछ मैचों में वह बहुत अच्छा खेलता, पर अन्य मैचों में वह नाकामयाब हो जाता। पर जैसा मैंने आप सभी को शुरुआत में बताया कि वह तो शुरू से ही जिद्दी था और ये तो सिर्फ एक खेल है, इसमें वो कैसे हार मान जाता। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार भी परिणाम वही रहा। वह निजी 19 के लिए नहीं चुना गया। उसने सोचा क्यों ना एक आखिरी बार कोशिश कर ली जाए। इस बार उसने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया और उसने हर मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ दिन बाद वह अपने घर वापस लौट आया। एक दिन वह सुबह काफ़ी देर से उठा विद्यालय के लिए। उसकी माँ ने उसे बोला, बेटा जल्दी उठो, तुम्हें विद्यालय के लिए देर हो रही है। वह उठा, तैयार हुआ और विद्यालय के लिए रवाना हो गया। आदित्य विद्यालय से आया तो काफ़ी थका हुआ था, तो वह सीधा जाकर बिस्तर पे सो गया। वह शाम को उठा तो उसने देखा उसके पिताजी उसे काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। आदित्य ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ पिताजी? उसके पिताजी ने जवाब दिया, बेटा आज तुम्हें पता है, आज तुम्हारा निजी 15 का परिणाम निकलने वाला था, तुम्हें पता है क्या हुआ? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं पिताजी मुझे नहीं पता। उसके पिताजी ने उसे डांटा, बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, ध्यान दो, पर तुम्हें तो सिर्फ अब मैं क्या ही करूँ, वैसे भी
तुम तो अब दूसरे देश ही जाओगे ना नीचे 19 खेलने के लिए। आदित्य हैरान हो गया। उसने पिताजी से चौंक कर पूछा, क्या कहा पिताजी, आपने अभी क्या कहा? उसके पिताजी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम नीचे 15 में चुने गए हो, अब तुम नीचे 19 खेलने के लिए जा सकते हो। आदित्य काफी खुश हुआ। तो दोस्तों, जैसा मैं कहने वाला हूँ कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। यही था आज का शीर्षक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगली प्रतिभागी सोनिया पाल, छठी से। लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। वह उनके पास इस आशा में पहुंचे कि शायद उनके पुत्रों को कुछ समझा सके। पिता ने महात्मा को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर महात्मा ने कहा, तुम अपने पुत्रों को मेरे पास लेकर आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। अगले दिन पिता अपने दोनों पुत्रों को लेकर महात्मा के पास पहुंचे। और हुआ है, उत्तर सुनते ही महात्मा गंभीर हो गए और उन्होंने समझाया कि पुत्रों, अपनी मुट्ठी सदा बंद रखोगे तो धनवान होते हुए भी निर्धन हो जाओगे, और अगर मुट्ठी सदा खुली रखोगे तो चाहे तुम धनवान हो ही ना, तो निर्धन होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए अपनी मुट्ठी सदा बंद रखो तो कभी खुली। इस तरह से जीवन का संतुलन बना रहेगा। पुत्रों को महात्मा की बात समझ में आ गई और उन्होंने निश्चय किया कि संतुलन बनाकर ही धन खर्च करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धन का बहुत महत्व है, इसे सोच समझ के खर्च करना चाहिए। अधिक कंजूसी वह अधिक फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं है, अतः ऐसे खर्च करें कि धन का संतुलन बना रहे। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी कक्षा 6 से अभिषेक कुमार। का छात्र हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है अटूट दोस्ती। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, जिनका नाम था राम और श्याम। उन दोनों की दोस्ती इतनी अटूट थी कि कुछ लोग तो उन्हें जय और वीरू की जोड़ी कहकर भी पुकारते थे। पर वह कहते हैं ना, लोगों से दूसरी की खुशी देखी कहाँ जाती है, और खुशी को नजर लगते देर नहीं लगती। फिर क्या था, उसी गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति भी रहता था। राजू को उन दोनों की दोस्ती से काफी जलन होती थी। वह सदा ही यह सोचता रहता था कि कैसे इन दोनों की दोस्ती में दरार डाली जाए। एक बार की बात है, उसी गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। उस मेले में बहुत सारी तरह की दुकानें थी। उन दुकानों को देखकर राजू को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना राम की सबसे प्यारी गाय चुरा ली जाए। अगले ही दिन रात के समय राजू ने राम के घर के बाहर से चोरी छुपके उसके सबसे प्यारी गाय को चुरा लिया और उसी मेले में श्याम को अपनी गाय बताकर बेच दी। राम जब चिंतित होकर श्याम के घर पहुंचा तो उसने देखा कि यह क्या है। राम की सबसे प्यारी गाय श्याम के घर के बाहर बंधी हुई थी। इस बात पर दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ, पर राजू को वह चोरी करते देख एक साधु बाबा ने देख लिया था। तभी वही साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि राम और श्याम गांव के सबसे अच्छे दोस्त ऐसे झगड़ क्यों रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक दीवार के पीछे राजू चोरी छुपकर बैठा उन दोनों को झगड़ता देख हंस रहा था। और वो कहते हैं ना, साधु बाबा तो होते ही है महाज्ञानी। वह तुरंत सारा मामला समझ गए। वह चोरी छुपके गए और राजू को पकड़ लिया। जब उन्होंने राजू को राम और श्याम के सामने पेश किया, तब राजू ने राम और श्याम को सारी सच्चाई बताई
तब राम ने श्याम से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांग ली और पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला किया कि राजू को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। और सीख मिलती है कि हमें किसी से भी निष्ठा का व्यवहार नहीं करना चाहिए और एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम सौम्या पांडे है और मैं कक्षा 7वीं वर्ग की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियाँ बनाता था जिन्हें देखकर लोगों को उनके जीवन का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे। इस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उनके बीच जाकर बैठ गया। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि इन मूर्तियों में से असली मनुष्य है कौन। वे सोचने लगे कि अगर मैं मूर्तिकार के प्राण नहीं ले पाए तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और अगर सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान होगा। तभी अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। तब उसने मूर्तियों की ओर देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां हैं ना, पर एक कमी है। अगर मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उससे बता पाता कि क्या कमी है। सोचा कि मैंने अपना सारा जीवन मूर्ति बनाने में समर्पित कर दिया, आखिर मेरी मूर्तियों में गलती कैसे हो सकती है। तभी वह बोल उठा, नहीं कर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अहंकार ने हमेशा दुखों और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सौम्या। अंश कुमार। मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है छोटी चीजों का महत्व। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों ने जब अपनी शिक्षा संपूर्ण कर ली तब वह गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, हमने अपनी शिक्षा संपूर्ण कर ली है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। गुरुजी ने कहा, अगर तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो कल मुझे एक थैली भरकर सूखे पत्ते ला दो। तीनों शिष्य मन को मुस्कुराए और बोले, सूखे पत्ते लाना कौन सी बड़ी बात है। अगली सुबह तीनों पास ही के एक जंगल में गए। तीनों ने देखा कि जंगल में केवल एक मुट्ठी सूखे पत्ते ही बचे हैं। तीनों शिष्यों ने देखा कि एक किसान एक थैला भरकर सूखे पत्ते ले जा रहा है। जो किसान को यह नहीं दे सकता, मैं इसे अपना जीवन यापन तथा भोजन पकाने के लिए ले जा रहा हूँ। पर पास ही के एक गांव में एक सेठ जी रहते हैं। उनके पास सूखे पत्तों से दोने बनाने का कारखाना है। तीनों शिष्य सेठ जी के पास गए और बोले, सेठ जी, हमें भी जरा सूखे पत्ते दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, मैं आपको यह नहीं दे सकता, ये मेरे कारोबार का एक साधन है। तीनों शिष्यों ने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास ही के एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती है। वह सूखे पत्ते एकत्रित करती है। तीनों शिष्य बूढ़ी दादी के पास गए और बोले, बूढ़ी दादी, हमें भी जरा सूखे पत्ते दे दीजिए। बूढ़ी दादी ने कहा, मैं आपको यह नहीं दे सकती, मैं इससे औषधियाँ तथा दवाइयाँ बनाती हूँ। तीनों शिष्य निराश हुए और आश्रम लौट गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी, हम सूखे पत्ते नहीं ला पाए। गुरुजी ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा की लालसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यह समझाना चाहता था कि छोटी चीजों का भी अपना ही एक अलग महत्व होता है। धन्यवाद। एक जंगल में जो 2 साथी थे, राजू और विनोद, यह देख रहा था। भालू को लगा कि वह मर चुका है, इसलिए वह वहां से चला गया। भालू के जाते ही राजू पेड़ से नीचे उतरा और विनोद के पास जाकर उससे पूछा, ये कल शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मित्र को उसके बुरे वक्त में अकेला ही छोड़ दिया था। इस घटना ने राजू को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने विनोद से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। विनोद ने उसे माफ कर दिया और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त की मदद उसके हर बुरे वक्त में करनी चाहिए। धन्यवाद। भावना चौधरी। आठवीं अपनी छात्री। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बघीरे की सच्चाई। एक सुंदर गांव के पास एक घना जंगल था। उसमें एक बघीरा ने हमेशा ही अपने जंगल के क्षेत्र को बढ़ाने का सपना देखा था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपने नजदीकी गांव के क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में ले ले तो वह सबसे शक्तिशाली बाग बन जाएगा। इसलिए उसने गांव के अंत में आकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। बघीरा की इस हरकत से गांव वाले काफी परेशान थे। इसलिए उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़े दादाजी से मदद मांगी। बूढ़े दादाजी ने कहा, हमें इस समस्या का शांति से समाधान निकालना होगा। मैं जाऊंगा बघीरा से बात करने और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बूढ़े दादाजी जंगल में गए और बघीरा से मिले। उन्होंने बघीरा से विनम्रता से कहा, तुम्हारी ताकत और शक्ति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्यों से गांव के लोग बहुत परेशान हैं। तुम अपनी इस ताकत और शक्ति का उपयोग शांति और सामंजस्य के लिए क्यों नहीं करते? बघीरा हंसते हुए बोला, शांति और सामंजस्य मेरे लिए तो सिर्फ शक्ति और विस्तार ही मतलब है। मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा। बूढ़े दादाजी ने समझाया, तुम्हारी ताकत केवल तुम्हारी शक्ति को भी हिला सकती है। यदि तुम गांव की संपत्ति और लोगों को नुकसान पहुंचाओगे तो अंततः तुम्हारा ही नुकसान होगा। ताकत और सहयोग के साथ ही तुम अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हो और सच्ची शक्ति प्राप्त कर सकते हो। बघीरा ने बूढ़े दादाजी की सलाह मानी और गांव के साथ सहयोग करना शुरू किया। उसने गांव के लिए एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और गांव वालों के साथ मित्रता स्थापित की। समय के साथ साथ गांव और जंगल दोनों में शांति और खुशहाली छा गई। बघीरा ने सीखा कि सच्ची शक्ति केवल ताकत से ही नहीं बल्कि शांति और सहयोग से भी आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और शक्ति का सही उपयोग शांति और सहयोग के साथ किया जाना चाहिए। सभी लोगों को सुप्रभात। मेरा नाम रितिका गुप्ता है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दोस्ती का घोंसला। एक बार की बात है, एक जंगल था जिसमें एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम कोको था। वह अपने लिए घोंसले की तलाश कर रही थी। उसने जंगल में चारों ओर देखा, कई पेड़ों पर गई, टहनियों का निरीक्षण किया। फिर एक ओक के पेड़ पर उसने एक अद्भुत नजारा देखा। उसने देखा कि बहुत ही सुंदर घोंसला सूरज की रोशनी में चमक रहा था। यह घोंसला रंगीन रिबन, मुलायम फूल और सूखी घास से बना हुआ था। यह घोंसला तो बिल्कुल मेरे लिए बना है, कोको ने खुशी से चहचहाया। वह घोंसले के अंदर निरीक्षण करने के लिए उतरी और बोली, यह घोंसला तो बिल्कुल सही आकार का था, ना बहुत बड़ा और ना बहुत छोटा। उसने घोंसले को अपने पंजे से छुआ और जैसे ही अंदर जाने के लिए उतरी तभी एक चिड़िया जिसका नाम चंपा था वह घोंसले में उतर गई और बोली, यह मेरा घोंसला है, मैंने इसे पूरी मेहनत और लगन से बनाया है। यह सुनकर कोको उलझन में पड़ गई और बोली, लेकिन मैंने इसे पहले देखा था। उसने तर्क दिया। दोनों चिड़िया आपस में लड़ रही थी। वे दोनों पंख फड़फड़ा रही थी, चहचहा रही थी, एक दूसरे को धक्का दे रही थी। तभी एक बूढ़ी उल्लू जो ऊपर बैठ कर सब देख रही थी वह नीचे उड़कर आई और पूछा, क्या हो रहा है? दोनों
चिड़ियों ने उसे पूरी कहानी विस्तार से बताई। उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उल्लू बोली, यह घोंसला तो बहुत सुंदर है, क्यों ना आप दोनों इसे मिलकर इस्तेमाल कर लें। यह सुनकर कोको और चंपा ने सोचा, यह विचार हमारे मन में पहले कभी नहीं आया था। लेकिन चंपा ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? उल्लू ने मुस्कुराया और बोली कि आप दोनों एक साथ मिलकर काम कर सकती है, एक दूसरे की देखभाल कर सकती है। एक थोड़ी देर अंडों का ध्यान रखे और दूसरी भोजन इकट्ठा करे। इस प्रकार आप अपने बच्चों की परवरिश मिलजुल कर कर सकती है। कोको और चंपा को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने निर्णय किया कि अब हम साथ मिलकर रहेंगे। उन्होंने साथ मिलकर खाना इकट्ठा किया और एक दूसरे की देखभाल की और कुछ ही समय में उनके घोंसले में छोटे छोटे चूजे हो गए थे। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश साथ मिलकर की और उन्होंने सीखा कि साथ मिलकर काम करने से कोई भी काम संभव हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक दोस्ती की नींव बनाई जिसने उनके जीवन को और भी खुशबूदार बना दिया और वे साथ मिलकर खुशी और प्रेम के भाव से रहने लगी। धन्यवाद। धन्यवाद रितिका। स्वागत है। आठवीं सभी छात्राओं, मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक बाघ और सियार है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और सियार रहा करते थे। एक दिन बाघ ने जंगल में घूमने का फैसला किया। टहलते टहलते उसे जंगल में लोमड़ी जा मिली। उसने लोमड़ी से पूछा, अरे नन्ही, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं अपना भोजन कहाँ ढूंढ सकता हूँ? लोमड़ी ने कहा, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन एक व्यक्ति जरूर है जो आपकी जल्दी बताओ। लोमड़ी ने कहा, जंगल की दूसरी तरफ एक सियार रहता है जो जंगल की हर एक कोने को जानता है और आपकी सहायता जरूर करेगा। बाघ ने लोमड़ी की बात पर भरोसा किया और सियार को ढूंढने चला गया। बाघ ने सियार को ढूंढ लिया और उससे पूछा कि मैं अपना भोजन ढूंढने कहाँ जा सकता हूँ। सियार, जो बाघ की मांस की भूख से वाकिफ था, उसने कहा, आप अपना भूख मिटाने के लिए इस पेड़ के पीछे जा सकते हैं। बाघ ने सियार की बातों पर आँख बंद करके भरोसा किया और पेड़ के पीछे चला गया। उसने वो पेड़ के पीछे जाकर एक किसान की जाल में फंस गया। वह जाल में फंसकर बहुत दहाड़ता रहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह सब लोमड़ी दूर खड़ी होकर देख रही थी। वह बाघ के पास आई और बोली कि हे राजा, किसी पर भी आँख बंद करके अनुसरण करने की अपेक्षा आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। उसके बाद से बाघ ने लोमड़ी से वादा किया कि वह किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। और उसके बाद से लोमड़ी और बाघ एक अच्छे दोस्त बन गए। धन्यवाद। एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हार की जीत। एक गांव में बाबा भारती रहते थे। उनके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। वह उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता था। उसी इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़क सिंह ने सुल्तान की बहुत चर्चा सुनी थी। वह बाबा भारती के पास उस घोड़े को देखने के लिए पहुंच गया। बाबा भारती ने बहुत ही घमंड से उसे वह घोड़ा दिखाया और उसकी चाल दिखाई। खड़क सिंह का दिल उस घोड़े पर आया और उसने बाबा भारती से कहा कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर तो मानो बाबा भारती की नींद ही उड़ गई। रातों का चैन खो गया। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना ही कोई कार्य में मन लगता था। बाबा भारती एक दिन भी सुल्तान को लेकर सैर के लिए निकले। तभी उन्होंने राह में एक अपाहिज को पड़े हुए। उस अपाहिज को देखकर बाबा भारती ने उसकी मदद करने के लिए उससे पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है। उस अपाहिज ने बताया कि मैं आगे वाले गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु अब मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है। बाबा भारती ने उसे किसी तरह से घोड़े पर बैठे खड़क से अपने असली उस को भगाता ले जाता है। उस घोड़े को भगाता हुआ देख बाबा भारती उसे कहते हैं चिल्लाते हुए कि हे खड़क सिंह, भले तुम इस घोड़े को ले जाओ, परंतु मेरे एक बात सुनते जाओ कि किसी को इस घटना के बारे में मत बताना कि यह घटना हुई है।
बाबा भारती चाहते थे कि दिन दुखियों पर से किसी का भरोसा ना उठ जाए। खड़क सिंह अब तो दिन भर बाबा भारती की महानता के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उनकी सबसे प्रिय चीज छिन जाने पर भी उन्होंने दिन दुखियों के बारे में सोचा। उसी रात खड़क सिंह उस कुटिया के साथ बने अस्तबल में जाता है और वहां जाकर घोड़े को बांध आता है। वह ऐसा चुपचाप करता है क्योंकि वह बाबा भारती से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बाबा भारती 4 बजे जैसे ही भोर में उठते हैं, घोड़े का हिनहिनाना सुनकर वह तेजी से अस्तबल की ओर भागते हैं और अस्तबल में जाकर वह सुल्तान के गले से लिपटकर रोने लगते हैं। धन्यवाद। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बोलने वाली गुफा। किसी घने जंगल के बीचों बीच एक शेर बहुत ही मजे से रहता था। उसे सोने और खाने के अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था। कभी कभी तो शिकार नहीं मिलने के कारण उसे भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ। वो जंगल में भटक रहा था, तभी उसको एक गुफा दिखाई दी। उसे देखकर ही समझ आ गया था कि वह गुफा एक जानवर का है। तो उसने तय किया कि वह गुफा में ठहरेगा और जब भी कोई जानवर आएगा उसे वो पकड़ लेगा। यह सोचकर वो गुफा के अंदर एक जानवर का इंतजार करता है। कुछ समय बाद उसे किसी के आने का आहट सुनाई दिया। असल में वो एक सियार का गुफा था। गया, उसने देखा कि पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे हैं, पर बाहर आने का कोई निशान नहीं है। वह देखकर ही समझ गया कि उसके अंदर कोई गया तो है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया है। उसको लगा कि अब क्या किया जाए। वह सोचने लगा। कुछ देर बाद उसको एक उपाय सूझा। वह गुफा के सामने जाकर जोर से चिल्लाया, गुफा, ओ गुफा। वहां से कोई आवाज नहीं आया। उसने फिर से कोशिश की, गुफा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हमने तो तय किया था कि जब भी हम बाहर से आएंगे तुम मुझे बताओगी कि सब ठीक है कि नहीं, पर आज तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बता क्यों नहीं रही? तब भी वहां से कोई आवाज नहीं आई। तब उसने कहा, ठीक है, फिर तुम बताना नहीं चाहती, मैं कोई दूसरा गुफा ढूंढ लेता हूँ। जैसे ही शेर को यह शब्द सुनाई दिया, उसने सोचा कि अभी भी अगर हम कुछ नहीं किए तो वो शियार तो भाग जाएगा। तो उसने तय किया कि वह गुफा के रूप में उसका जवाब देगा। कुछ देर बाद वो बहुत ही मीठी आवाज में बोला, गुफा, सियार, यहाँ कोई खतरा नहीं है, तुम आराम से आ सकते हो। सियार को सुनते ही समझ आ गया कि गुफा के अंदर एक शेर छिपा बैठा था। उसने तब शेर से कहा, अरे शेर मामा, आपके पास इतना भी बुद्धि नहीं कि गुफाएं नहीं बोलती। यह कहकर वह वहां से झट से भाग गया। शेर बाहर तो आया था, लेकिन तब तक तो सियार 9-11 हो गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में भी हमें अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर विपत्ति के समय अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम संकट से बच सकते हैं। धन्यवाद। ये आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आकर प्रस्तुत कार्यक्रम से संबंधित कुछ शब्द करें। शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप शांत हो जाएं। जब आपकी कहानियों का कार्यक्रम चल रहा था तो दूरदर्शन की 2 पंक्तियां याद आ रही थी, गुच्छा है भाई गुच्छा है, कहानियों का गुच्छा है, कहानी ले लो। समझ में नहीं आ रहा था गुच्छे से कौन सी कहानी चुनी जाए। पहले
तो इसलिए आप सबने एक से एक प्रस्तुति दी और यहाँ निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये समझ लीजिए कि निर्णायक आपका जो है सामने, उसे निर्णय करना नहीं आता, क्योंकि आप में इतनी प्रतिभा है कि उस प्रतिभा को हम लोग आंक नहीं सकते। आप बच्चे ही हैं जो कल देश के भविष्य बनेंगे और सच में काबिले तारीफ है। और ये परंपरा, कहा जाता है ना कि सभ्यता तो हमें ऊपर से सभ्य बनाती है, हम लोग वस्त्र कैसे पहनते हैं, रख रखाव कैसे करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति हमारे देश की इन परंपराओं में ही जीवित है। और आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कहानियों की परंपराएं खत्म हो गई है, जिसे देखो वो दूरदर्शन, मोबाइल, इन सब चीज़ों में व्यस्त रहता है। और आज ये कहानियाँ सुनकर ऐसा लगा जैसे दादी नानी की परंपरा फिर से जीवित हो गई। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, बहुत खूब। इसलिए अगर कोई बच्चा प्रथम आता है और किसी बच्चे को वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो ऐसा ना सोचे कि जिसे पुरस्कार नहीं मिला वही सबसे ज़्यादा काबिल है, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती है। आप सबने एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी, इसके लिए आप सब तारीफ के काबिल हैं, तारीफ के लायक हैं। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, और साथ ही शिक्षिकाओं को भी जिन्होंने ऐसे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया और हिंदी को आगे बढ़ाने की पहल। धन्यवाद बहुत बहुत। यहाँ मंच पर आकर बच्चों को प्रोत्साहित करें। स्टूडेंट, आप सबने स्टोरी सुनी ना? वो यस, सोनाया पाल को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सोनाया पाल मंच पर आइए। अग्रवाल, सौम्या पांडे, क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 2 बच्चों की लेखनी चयनित हुई है। सिंह 11A से प्रथम स्थान मिला है इसे।
टेन सिंह प्रथम और द्वितीय। बहुत बहुत बधाई।